आज आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसका आंसर बहुत ही सीधा सरल होने वाला है और आपको आंसर शायद पता भी होगा। तो क्वेश्चन आज का ये है कि क्या आप जानते हो कि जो जमीन के अंदर से निकला हुआ लोहा होता है, कॉपर होता है या एल्युमिनियम होता है, उसको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एस आर नो में ही देना है। अब बात करते हैं बेटा, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ओर्स यानी कि अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अब अयस्क क्या होता है, तो अयस्क की बात करते हैं तो अयस्क के अंदर ढेर सारे अशुद्धियां पाई जाती है मेटल्स के अलावा। कहने का मतलब क्या होता है कि ओर्स के अंदर सिर्फ मेटल ही नहीं बल्कि ढेर सारी अशुद्धियां होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे मिट्टी होता है, रेत होता है, इसके अलावा बहुत सारे अनवांटेड चीजें पाई जाती है। इसलिए मेटल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम सब सोचते हैं। तो हम बताते हैं जो मेटल्स को प्राप्त किया जाता है ओर से, उसको प्राप्त करने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं बेटा? तो पहली स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात करते हैं तो ओर्स में पाए जाने वाली जो अशुद्धियां होती है, जो अनवांटेड चीजें होती हैं, जैसे कि सॉयल हो गया, ठीक है, स्टोन्स हो गए, सिलिकेट्स हो गए, रेत हो गए, इन सारी चीजों को अलग कर देना। उसके बाद आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है ओर्स को गर्म करने की, हीट करने की, बशर्ते कंडीशन ये है कि ओर्स को गर्म तो किया जाएगा बट विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा। तीसरे स्टेप की बात करते हैं तो तीसरा स्टेप होता है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग में भी क्या किया जाता है, ओर्स को गर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि ओर्स को गर्म करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन यानी कि एयर के प्रेजेंस में ओर्स को हीट किया जाता है। चौथा स्टेप जो होता है मेटल प्राप्त करने के लिए वो होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात करते हैं तो ये एक फाइनल स्टेप होता है जहां पर हम मेटल को एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल और रिएक्शन के साथ समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहां से आपको मेटलर्जी का रियल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप नंबर को गेन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। और हमने बेसिक से कुछ चीजों को जान लिया है जो कि आज की इस क्लास में हम पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट और पहले स्टेप्स की बात करते हैं जहां से मेटल्स को हम प्राप्त करते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, जैसा कि मैंने बताया कि ओर्स के अंदर उपस्थित जो भी इम्प्योरिटी होती है, जो भी अशुद्धियां होती है, उनको बाहर निकालना। अब अगर हम बात करते हैं इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो ओर्स के अंदर क्या होता है, जो मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल्स के अलावा क्या होती है, बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, उन सभी को क्या करना होता है, बाहर निकालना। और बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब अगर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट्स etc फ्रॉम द माइंस और इज नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो सिंपल सा अगर आपको डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, क्या लिखेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए? तो सिंपल सा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए क्या लिखोगे, सीधा सा लिखोगे रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब अगर इम्प्योरिटीज की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज में सच एज लिख देना, मिट्टी हो गया यानी कि सॉयल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, इन सबको अगर आप लिख देते हो तो आपका काम बन जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं ओर्स विच आर माइंड ऑफ्टन द कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज। यानी कि अगर हम ओर्स की बात करते हैं तो ओर्स क्या होता है, ओर्स विच आर माइंड ऑफ्टन कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज, यानी कि बहुत सारी अशुद्धियों के साथ जो खुदाई होती है वहां पर क्या होते हैं, ओर्स उपस्थित होते हैं। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग, ठीक है, इन इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, हम गैंग कहते हैं। भाई गुंडागर्दी वाला गैंग नहीं, यहाँ पर अशुद्धियां एक साथ मिलकर के ढेर सारी पाई जाती है, उसको हम गैंग कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो इम्प्योरिटीज ओर के अंदर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज डन टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो
इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है ओर से, उसको क्या कहते हैं हम, कंसंट्रेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज आल्सो नोन एज द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है, यानी कि ओर्स की एनरिचमेंट के नाम से हम जानते हैं। प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं ओर्स की जो कंसंट्रेशन होती है, अशुद्धियों को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर गिनी जाती है। यहाँ पर लिखा क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओर, यानी कि अगर हम बात करते हैं अयस्क से अशुद्धियाँ दूर करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो डिपेंड करता है ओर्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। जैसे ओर्स के अंदर ग्रेविटी की प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन किया जाएगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किया जाएगा। फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर अपनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ग्रेविटिक सेपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ग्रेविटिक सेपरेशन के लिए मैं सिंपल सा थोड़ा सा आपको बताऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या होता है, दो आपके चुंबक वाले रोलर लगे होते हैं, यानी कि पहिया लगा होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पट्टा लगा होता है। क्या लगा होता है, पट्टा। इस तरीके से क्या होता है, इसके ऊपर पट्टा लगा होता है ना, इस तरीके से इसके ऊपर पट्टा लगा होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक कीप लगा होता है, इस तरीके से कीप लगा होता है, और इसमें क्या होते हैं, आपके ओर्स भरे होते हैं, और ओर्स क्या होता है, इस पर गिरता है, ठीक है, ओर्स क्या होता है, इस पर गिरता है, और यहाँ पर दो चीज़ें, एक बॉक्स लगा होता है यहाँ पर, एक बॉक्स लगा होता है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं जिस ओर्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा तो ये चुंबक वाले रोलर से क्या होंगे, चिपक जाएंगे, और चिपक के क्या होंगे, इसमें गिर जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा वो क्या होगा, जा करके दूर गिरेगा। इस चीज़ को आप खुद घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दो गोल चुंबक लेकर के उसको मोटर में लगा करके, और ऊपर से थोड़ा सा अगर आप हम बात करते हैं ढेर सारी मिट्टी जो होती है उसको लेकर के गिराइएगा। जब मिट्टी को गिराएंगे तो उसमें क्या होता है, आपको मिल जाएगा, कुछ जो मिट्टी होती है वो दूर जाकर गिरेंगे, और कुछ मिट्टी जो होती है वो नज़दीक ही गिर जाएंगे। जो नज़दीक गिरती है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटिक सेपरेशन, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग प्रोसेस के द्वारा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस बाय विच आर अप्लाइड फॉर द कंसंट्रेशन ओर्स। ये सारी प्रॉपर्टी हैं, ये सारे प्रोसेस है जिसका यूज करके हम ओर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटी से। ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। दूसरी बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू द क्रूड मेटल, यानी कि क्रूड मेटल के साथ साथ करते हैं हम ओर्स का कंजर्वेशन, यानी कि सुरक्षा करने का काम करते हैं। देखिए कैसे, कंजर्वेशन ऑफ मेटल्स और इनटू द ऑक्साइड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेटल्स और होते हैं उनका कंजर्वेशन ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ओर को ऑक्साइड के रूप में रखते हैं तो वहाँ से जो मेटल्स होते हैं उस मेटल्स को पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। सो ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, यानी कि अगर हम ओर्स की बात करते हैं उसको सल्फाइड के रूप में रख सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में रख सकते हैं, आर द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सल्फाइड होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, जस्ट एक सेकेंड, सल्फाइड और कार्बोनेट, जो भी आपके सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्साइड के रूप में उसको रख सकते हैं। कैसे, इसको हम थोड़ा सा करते हैं रोस्टिंग, और जब रोस्टिंग करते हैं या फिर हम कैल्सिनेशन करते हैं, कहने का मतलब दोनों में क्या होता है, इनको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब हम इनको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो ऑक्साइड के रूप में आ जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारा जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 है। अब इस ZnCO3 को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ZnO हो जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, और ये कार्बोनेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये ऑक्साइड के रूप में आ गया। सेम इसी तरीके से अगर ये सल्फाइड के रूप में होता तो सल्फाइड के रूप में भी क्या करता, यही प्रोसेस काम करता। तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको दो चीज़ें देखने को मिली, एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग की बात करते हैं तो भाई रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, भुनना, और कैल्सिनेशन का मतलब भी क्या होता है, भुनना है। कहने का मतलब क्या होता है, गर्म
करना। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का मतलब क्या होता है, पदार्थ को गर्म करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग में क्या होता है, देखो बेटे, रोस्टिंग में क्या होता है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, यानी कि यहाँ करते हैं सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं, ठीक है। जो आपके सल्फाइड ओर होते हैं उसको क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब सल्फाइड ओर को हम हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है, एक्सेस एयर यानी कि हवा की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं, टू कन्वर्ट देम इनटू द ऑक्साइड इज नोन एज द रोस्टिंग। यानी कि किसी भी सल्फाइड ओज को एयर के प्रेजेंस में अगर हम उस हीट करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, आपका मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया सिंपल सा, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है। जब जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जा रहा है। आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम चलते हैं तो आगे क्या दिया गया है आपको, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी हीट किया जाता है, बस अंतर ये होता है जो कैल्सिनेशन में हीट किया जाता है वो होते हैं कार्बोनेट ओर्स। तो कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेशन के प्रोसेस में हीट किया जाता है, और जो भी प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एयर होता है वो क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की, यानी कि एक्सेस मात्रा में नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में एयर की सप्लाई होती है। बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर गर्म करना है, यानी कि गर्म करने का मतलब किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो जलाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ आप नहीं जला सकते, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कार्बोनेट एज जो होते हैं, कार्बोनेट ओर जो होते हैं उसको हम हीट करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो ये कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो सल्फाइड में चेंज हो जाते हैं, सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इधर हमारा गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाता है। तो बेटा अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा मेन पॉइंट आता है कि डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये आपके लिए क्या हो सकता है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है। तो इसको आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा भी स्टार लगा सकते हैं, उतना ज़्यादा आप स्टार इसको लगा दीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं बिना किसी देरी के कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अंतर के। तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जा करके आपको अंत में सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। पहले अगर हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो बेटा कैल्सिनेशन में क्या लिखा गया, इट इज़ डन फॉर द कार्बोनेट ओर्स, यानी कि जो कैल्सिनेशन किया जाता है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है। रोस्टिंग की बात करते हैं तो इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, यानी कि कैल्सिनेशन का प्रोसेस किया जाता है कार्बोनेट ओर के लिए, और रोस्टिंग किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, ये चीजें आपको समझ में आई। आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी चीजें में देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो आपका कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन होता है किस लिए होता है, कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो हीट किए जाते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम बात करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो आपके कार्बोनेट ओर होते हैं वो क्या किए जाते हैं, हीट किए जाते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं रोस्टिंग की, तो सल्फाइड ओर्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट में सल्फाइड ओर्स को हीट किया जाता है, तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। और ऑक्सीजन के अब्सेंस में, या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेड ऑक्सीजन की सोर्स में अगर कार्बोनेट आया और उसको हीट किया जाता है तो उसको कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है, जो आपका कार्बन रोस्टिंग होता है तो रोस्टिंग में जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑक्साइड के रूप में मेटल्स मिलते हैं और कार्बोनेट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। और आपका जो उल्टा हो गया, कैल्सिनेशन में क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में आपके मेटल मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्साइड के रूप में आपके मेटल मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दिया गया है दोनों का, तो एग्जाम्पल को देख सकते हैं आप, जो कि एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया। जैसे आपकी जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जिंक सल्फेट है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपको गैस के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये आपके मेन दो स्टेप हो गए जहां से आप क्या कर सकते हैं, मेटल को ऑब्टेंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तीसरा जो स्टेप होता है जहां से आप प्योर मेटल को एकदम प्राप्त कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका मेटल को कन्वर्ट कर देना,
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन की बात करते हैं तो हीटिंग अप ऑक्साइड। देखो अभी क्या होता है बेटा, जो आपका जिंक कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट का क्या किया था हमने, हीट किया था। जिंक कार्बोनेट को हीट किया था तो क्या हुआ था, जिंक ऑक्साइड ZnO प्राप्त हुआ था, और क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसको हीट करने के लिए हमने किया था। तो अब हमने जब ये चीज़ कर लिया बेटा, तो आपको लिखा है जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब ये जिंक ऑक्साइड तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये भी अभी भी क्या है, शुद्ध रूप में नहीं है। अब शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए क्या होता है, तो शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए जो आपका जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड भी क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, केवल और केवल जिंक बचता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन को समझने के लिए बेटा आपको ध्यान रखना होगा, और एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझाएंगे, और साथ ही साथ आज इस चैप्टर को एकदम से कंप्लीट करके ही छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और पढ़ाई आपको करना है। तो हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि ऑक्साइड ऑफ मेटल को हीट करना है टू टर्न देम इनटू द मेटल, उनको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए इज नोन एज द रिडक्शन। तो रिडक्शन का सिंपल सा मोट्टो होता है, सिंपल सा उद्देश्य होता है कि जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स को, उनको हीट करना, और हीट करके उनको मेटल, प्योर मेटल के रूप में कन्वर्ट कर देना। अब दूसरी बात आती है, जो रिडक्शन होते हैं वहां पर क्या होती है, पहले आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, ऑफ लिस्ट रिएक्टिव, यानी कि पहले पॉइंट पे क्या करते हैं, जो कम अभिक्रियाशील मेटल होते हैं उनको प्राप्त करना। कम अभिक्रियाशील मेटल यानी कि हम बात करते हैं जैसे मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको प्राप्त करने के लिए हम करते हैं रिडक्शन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिडल रिएक्टिव, फिर उसके बाद बात करते हैं हाई रिएक्टिव। तो सबसे पहले हम करते हैं कम रिएक्टिव की बात करते हैं। तो कम रिएक्टिव में क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए, मर्क्यूरी एंड कॉपर विच बिलोंग टू द लिस्ट रिएक्टिव सीरीज, यानी कि अगर हम मर्क्यूरी की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव या लिस्ट रिएक्टिव सीरीज से बिलोंग करते हैं। आर ऑफ्टन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर, और ये सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं, सल्फाइड ओर के रूप में पाए जाते हैं। जब अभी आपसे कभी पूछता है कि जो आपकी मर्क्यूरी होती है उसके ओर्स का नाम बताइए, तो मर्क्यूरी के ओर का नाम आप बताएंगे सिनेबार, यानी कि HgS। जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, सल्फाइड ओर के रूप में पाया जाता है, और जिसका सिंबल होता है HgS, यानी कि सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में ये पाया जाता है। कॉपर की बात करते हैं तो ये कॉपर ग्लैंस के रूप में पाया जाता है, Cu2S के रूप में पाया जाता है, इसको कॉपर ग्लैंस कहते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो मर्क्यूरी, देखो सिंपल सा एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। मर्क्यूरी एंड कॉपर विच बिलोंग टू द लिस्ट रिएक्टिव सीरीज, यानी कि मर्क्यूरी और कॉपर क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील धातु की श्रेणी से बिलोंग करते हैं। आर ऑफ्टन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड ओर, और ये दोनों क्या होते हैं, अपने सल्फाइड ओर के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिनेबार, HgS इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी का ओर है। कॉपर ग्लैंस Cu2S इज द ओर ऑफ कॉपर, ये कॉपर का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, एक एक नंबर भी आपका MCQ के लिए तैयार हो गया, सिनेबार का फॉर्मूला और कॉपर ग्लैंस का, या फिर कर सकते हैं ओर्स ऑफ मर्क्यूरी और ओर्स ऑफ कॉपर, ये आपको तैयार हो गया। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी मेटल, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका, मर्क्यूरी मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि हम सल्फाइड ओर से क्या करते हैं, या सिनेबार से हम क्या कर सकते हैं, मर्क्यूरी को प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, तो सिनेबार, ठीक है, इज फर्स्ट हीटेड इन एयर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सिनेबार से मर्क्यूरी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम सिनेबार को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सिनेबार इज हीटेड इन एयर, दिस टर्न मर्क्यूरिक सल्फाइड और सिनेबार इनटू द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि सिनेबार को अगर हम हीट करते हैं तो ये सिनेबार कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड के रूप में बाय द लिब्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सिनेबार है। इस सिनेबार को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये होता क्या है, जो आपका मर्क्यूरी होता है बेटा, देखो मर्क्यूरी सल्फाइड क्या होता है, ये टूट जाता है दो रूपों में। कैसे दो रूपों में टूटता है, यहाँ पर मैं आपको लिख के समझाता हूँ। यानी कि जो आपका HgS होता है ये दो रूपों में टूट जाता है। कौन कौन सा, एक टूट जाता है Hg के रूप में और एक टूट जाता है S के रूप में। और ये जो ऑक्सीजन O2 है ना बेटा, ये O2 क्या होता है, ये O2 भी O और O में अलग हो जाता है। जब O और O में अलग होता है तो एक O जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ पर SO2, यानी कि ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में हो जाता है और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ बना हुआ है, सिनेबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया गया,
किस ऑक्सीजन में? एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया गया तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गया। देन बात करते हैं जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, सो ऑफ्टन इज अगेन हीटेड स्ट्रांगली, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम वापस से क्या गर्म करते हैं तो हमको क्या होता है, मर्क्यूरी मेटल प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए सीने बार है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को वापस से क्या किया हमने, हीट किया। जब वापस से हीट किया तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ गैस, और जो मर्क्यूरी है वो प्योर मेटल के रूप में आपको ऑब्टेन्ड हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, सेम प्रोसेस को आपको अपनाना पड़ेगा, सेम प्रोसेस को आपको दोहराना पड़ेगा। तो कॉपर ग्लैंस जो कि कॉपर का ओस होता है जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसको भी क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। रोस्टिंग टर्न कॉपर ग्लास, यानी कि जब रोस्टिंग करते हैं कॉपर ग्लास का तो उसको कन्वर्ट कर देता है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड के रूप में। अब कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, उसको वापस से हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि इसका किया जाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एयर का यूज किया जाता है, तो इसको अब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट किया जाता है, तो दिस रिड्यूस कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड इनटू द कॉपर मेटल, और ये प्रोसेस से क्या होता है, कॉपर मेटल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है, सिंपल सा स्टेप है, आप समझिएगा। कॉपर ग्लैंस यानी कि कॉपर ग्लैंस को जिसको कहते हैं कॉपर ओर। अब कॉपर ओर को क्या किया गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा इसको हीट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और कॉपर ऑक्साइड के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। यहाँ पर ओ लिखना भूल गया था मैं, कॉपर ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड होता है बेटा, उस कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं, वापस से हीट करते हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया, थोड़ा सा मैं लिख करके आपको समझाता हूँ यहाँ पर अलग से। देखिए यहाँ पर जो आपका सीने बार था, सॉरी कॉपर ग्लैंस था, यानी कि Cu2S था, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो हमको CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और साथ में क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर, और ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था, इस कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं, हम वापस से हीट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉपर मिल जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया उसको देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। ऊपर हमने क्या देखा, अभी लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करते थे, कर लिए और वहाँ पर समझ लिए। अब हम बात करते हैं मिडल रिएक्टिव मेटल की। तो मिडल रिएक्टिव मेटल की बेटा बात करते हो तो यहाँ पर क्या दिखा गया, आयरन जिंक लीड। आयरन जिंक लीड जो होते हैं, यानी कि पीबी जो होता है, वो क्या होता है, आपके मिडल रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए एसिड से ये हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड। ये जो आपके तीनों मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे या फिर सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट और सल्फाइड ओस ऑफ मेटल आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, यानी कि जो कार्बोनेट और सल्फाइड के मेटल होते हैं उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, और हीट करके इनको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ऊपर से क्या करते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं उन ऑक्साइड को क्या करते हैं, वापस से मेटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कैसे, जैसे ऊपर हमने किया कि जो आपका जिंक कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। इस तरीके से देखिए, जो जिंक कार्बोनेट था Zn2CO3 था, इसको हमने क्या किया, हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसको जब हमने हीट किया तो क्या हुआ, सॉरी जब इसको हमने हीट किया तो क्या मिला हमको हीट करने पे क्या मिला, हमको मिल गया ZnO मिल गया, यानी कि जिंक ऑक्साइड मिल गया, साथ में क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो जिंक ऑक्साइड को वापस से हीट करेंगे तो जिंक और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा, तो वापस से क्या हो गया, प्योर फॉर्म में जिंक प्राप्त हो जाएगा। वापस से अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अब जिंक को अलग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जांपल बताया गया है। तो जिंक को यहाँ पर सल्फाइड के रूप में लिया गया है, तो जिंक सल्फाइड जिसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड की बात करते हैं तो ये जिंक का एक और होता है जिसको जिंक ब्लेंड कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है ZnS। तो और इसमें अगर हम बात करते हैं और इसको हम बात करते हैं जिंक कार्बोनेट की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन और जिंक सल्फाइड यानी कि जिंक ब्लेंड, ये क्या होते हैं, जिंक के और होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाई, यानी कि सल्फाइड आयस को अगर हम लेते हैं, जिंक ब्लेंड को लेते हैं
तो क्या होता है, हमको सल्फर डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जिंक में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस तरीके से हमको प्योर फॉर्म में क्या होता है, जिंक मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो कार्बोनेट के रूप में तो सेम वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि रोस्ट करते हैं। जब रोस्ट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और जिंक ऑक्साइड जब प्राप्त हुआ बेटा, तो जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो जिंक और ऑक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में ये टूट जाता है और इस तरीके से हम जिंक को प्राप्त कर लेते हैं। जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड इज द रिड्यूस टू द जिंक मेटल बाय द हीटिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कि जिंक ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं वापस से हीट करके कार्बन के प्रेजेंस में। जब कार्बन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जिंक प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। अब देखो, आयरन का जो ओर होता है उसको हेमेटाइट कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड, जिसको फेरस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसको कार्बन के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये विघटित हो जाता है। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं तो हम चलते हैं एक तीसरे पॉइंट की ओर, और तीसरा पॉइंट में है क्या, आपको मिल जाता है आपका पढ़ने के लिए थर्मिट रिएक्शन। अब थर्मिट रिएक्शन की बेटा बात करते हो, थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, जो रेलवे की पटरी होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये रेलवे लाइन की पटरी हो गई। अब दो रेलवे लाइन की पटरी के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है। तो ये गैप क्यों होता है बेटा, गैप की बात करते हो तो गर्मी के दिन में जो रेलवे की पटरियाँ होती है वो फैलती है तो अपना गैप पूरा कर लेती है। दूसरी बात, इसमें बीच बीच में क्या होता है, लोहा लगाया जाता है इस तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका लोहा हो गया, ये लोहा हो गया। इस दोनों गार्डर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम थर्मिट रिएक्शन का उपयोग करते हैं। और थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, ट्रेन की पटरियों को जोड़ा जाता है। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होने की कगार पर है। और एक पॉइंट आपको पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव। अगर हाई रिएक्टिव मेटल की एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हाई मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, ये सभी क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। जैसे ही इनके ओर्स में हम इलेक्ट्रिक को पास करते हैं तो क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं आयंस के रूप में और इस तरीके से इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लिख करके समझाता हूँ। हमारे पास क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड NaCl है। और इस NaCl में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये टूट जाता है Na+Cl- में। इस तरीके से हम सोडियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी की अगर बची चीज़ें जो है उसको हम अगले क्लास में आपको सिखा देंगे, समझा देंगे।